जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास कराने वाला हूं। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 2 वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है। यदि अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि इन तीनों वीडियो से आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाइए, 95% मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन को आप सही करके आइएगा, क्योंकि सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है। और ये हालांकि मैराथन वीडियो है, तो जितना भी टॉपिक बच गया था हम लोग का उसको कवर किए हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख जो अधिवेशन हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इसकी विशेषता क्या है, उसको देखेंगे। इसके रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने क्वेश्चन भी लिया है कि आपको परीक्षा में कैसे पूछेगा बिहार पुलिस की परीक्षा में। इसके अलावा मैं आपको टाइम लाइन बताऊँगा बाबू। अगर इस टाइम लाइन को आप समझ जाइएगा आराम से ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। ठीक, ये टाइम लाइन जो है इसका PDF तो हालांकि टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन पहले समझिए। PDF सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, समझ कर आप PDF पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। और उसके बाद जितने और भी प्रश्न हैं इनसे इसके रिलेटेड, तो उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि आपका कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आज के इस वीडियो में हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानते हैं, इसके प्रमुख अधिवेशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो संस्थापक है बाबू वो एओ ह्यूम है। कौन है? एओ ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। एओ ह्यूम है जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो परीक्षा में आपको यही पूछ देगा। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला आ गया है प्रश्न। ठीक ना। उसके बाद है, इसका जो पहले बाबू नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका पहले क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। उस समय जब इसका स्थापना हुआ था बाबू, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक ना, लॉर्ड डफरिन था। और यह स्थापना आपको 1885 में होता है। ठीक ना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके जो प्रमुख अधिवेशन हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए बाबू, जो इसका प्रथम अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में 1885 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। तो ये आपको परीक्षा में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू प्रथम अधिवेशन के? तो आपको कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी विशेषता है कि बाबू दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। जो पहले ये अधिवेशन था ये पुणे में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? पुणे में। तो लेकिन क्या हुआ कि वहाँ प्लेग फैल गया, जिसके कारण अकाल हो गया। इस वजह से आपको पुणे से ये शिफ्ट होकर बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये आपको प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक ना। आप इसको देख लीजिए, बाकी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा तो उसको भी आपको कवर करना है। उसके बाद दूसरा अधिवेशन बात किया जाए तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है। जिसकी अध्यक्षता कौन की है? दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। उसके बाद परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि बाबू के दादा भाई जो नौरोजी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? तो बाबू 3 बार बने हैं। कितनी बार? 3 बार। पहली बार तो 1886 में बने थे, दूसरी बार 1893 में बने थे, और तीसरी बार बाबू आपको 1906 में बने थे। 1906 में बने थे। तो आप इसको याद कर लेंगे। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद तीसरा जो सम्मेलन है बाबू ये मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में 1887 में। ये लगातार हो रहा है, 1885, 86, 87, 88 ऐसे करके। ठीक ना। जो तीसरा सम्मेलन था ये मद्रास में हुआ था 1887 में। इसकी जो अध्यक्षता है वो बदरुद्दीन तैयबजी किए थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि तीसरा सम्मेलन मद्रास के 1887 में अध्यक्षता किए थे। उसके बाद जो चौथा अधिवेशन है बाबू, उस जो इलाहाबाद में 1888 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले किए थे, जो कि प्रथम यूरोपीय थे। ठीक ना। परीक्षा में आपका पूछेगा कि प्रथम आपका ईसाई या फिर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या फिर प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मार देना है जॉर्ज यूले। ठीक। अगर वही दूसरा पूछेगा कि दूसरा आपका कौन यूरोपीय है, तो आपको विलियम बेडरबन, जो कि अगला 5वां अधिवेशन बम्बई में ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम आपके परीक्षा में बाबू ये चौथा 5वां क्रम नहीं पूछेगा। यानी कहने का था कि चौथा अधिवेशन नहीं पूछेगा, तीसरा ये पूछेगा कि 1888 के अधिवेशन में इलाहाबाद का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक। या ऐसा पूछ सकता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। ठीक ना। यानी क्रम नहीं पूछेगा। यानी कहने का था कि अगर यहाँ मैं लिखा हूँ ये सब कि 21वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन, तो इसको याद नहीं करना है। ठीक ना। ये इसके वजह से आपको परेशान नहीं होना है। बाकी इसका ट्रिक मैं आपको याद करा दे रहा हूँ अगर जगह का। तो देखिए, बकमई इसका ट्रिक है। यानी जो शुरुआती 4 है उसका अगर जगह पूछेगा तो बकमई ट्रिक है। ब से आपको हो जाएगा बम्बई, क से हो जाएगा आपका कोलकाता, म से हो जाएगा मद्रास, ई से हो जाएगा इलाहाबाद। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको अगर परीक्षा में पूछता है कि तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बाबू तीसरा सम्मेलन मद्रास में हुआ था। तो ऐसे ही आप कोरिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद बाबू जो 6वां सम्मेलन है
जो छठवां सम्मेलन है वो कलकत्ता के 1890 में हुआ था। 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इसमें क्या हुआ था विशेषता बाबू कि जो प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली यहाँ भाग ली थी और भाषण दी थी, ठीक ना। तो आपको परीक्षा में अगर पूछेगा कि जो प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में भाग ली थी, तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग ली थी। तो आप इसको मार देना है। चलिए मैं आगे प्रश्न बताऊंगा तो देखूंगा कैसा दिखाऊंगा आपको कि कैसा प्रश्न पूछता है। बाकी यहाँ तक जो लगातार था बाबू 6 अधिवेशन, इसको तो याद ही करना है। उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जैसे कि 12वां अधिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि कलकत्ता 1896 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी किए थे। इसमें क्या होता कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम आपको पहली बार गाया गया था। तो अगर आपके परीक्षा में पूछता है कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो बाबू 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस क्रम को याद नहीं करना है, 12वां 21वां ये सब याद नहीं करना है, ठीक। और वही कलकत्ता के अधिवेशन में यानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी के जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत है इसको स्वीकार किया गया था, ठीक। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि बाबू जो 1905 का वाराणसी अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी, यानी जो बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन था, ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो चलाया गया था, इसका समर्थन इसमें किया गया था। उसके बाद अगला है 22वां अधिवेशन। तो बाबू जो 22वां अधिवेशन है वो आपको कलकत्ता के 1906 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो दादा भाई नौरोजी किए थे, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको 3 बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक ना, और अंतिम बार 1906 में बने हैं। इसकी विशेषता क्या है कि जीना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुआ था। जो जीना थे वो आपको दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। बाबू बार बार परीक्षा में पूछता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बाबू 1907 का जो सूरत अधिवेशन है इसकी क्या विशेषता है बाबू कि जो इसका अध्यक्ष हैं वो रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष, बोस नहीं है, रास बिहारी घोष हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है बाबू कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है, यानी कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। नरम दल और गरम दल 2 भागों में कांग्रेस बढ़ जाती है। तो ये आपको परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है, तो सूरत अधिवेशन में। कब? 1907 में। उसके बाद अगला है कि बाबू जो ये अधिवेशन है कलकत्ता का 1911 में, इसकी विशेषता क्या है, तो ये इसका जो अध्यक्ष हैं विशन नारायण दर थे, यानी इसकी अध्यक्षता किसने किया था? विशन नारायण दर ने। इसमें क्या हुआ था कि बाबू कि रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं इनकी जो रचित राष्ट्रगान है जन गण मन, ये पहली बार गाया गया था। यानी जो राष्ट्रगान हमारा है जन गण मन वो आपको पहली बार गाया गया था कब? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। तो ये आपको परीक्षा में पूछता है तो इसको देखना है। बाकी अगला है बाबू कि जो ये बांकीपुर जो पटना के करीब है वो 1912 में हुआ था। तो जो बिहार से भी अधिवेशन है तो परीक्षा में वो इंपॉर्टेंट है ही, जब बिहार पुलिस का पेपर देना है तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि 1912 में बांकीपुर पटना के में आपको अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने किया था। कौन किया था? आर.एन. मधुलकर ने किया था। उसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो बाबू अधिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लखनऊ का 1916 वाला लखनऊ का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस के जो नरम दल थे और जो गरम दल पहले से फुट हो गया था, इनमें समझौता हो जाता है, एकजुट हो जाते हैं। यानी आपको कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल होता है ये आपस में मिल जाते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की रहती है, ठीक ना। और तिलक और जिन्ना के सहयोग से ही कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है। इसको लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो 1916 का लखनऊ आपको अधिवेशन हुआ है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया है, इसमें जो कांग्रेस का नरम दल है और जो गरम दल है ये एक हो जाते हैं। और बाबू जो कांग्रेस है और उसके बाद जो मुस्लिम लीग है ये भी एक हो जाते हैं, ठीक ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इसी अधिवेशन में जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो आपको परीक्षा में बार बार पूछता है, इसको देख लेना है। उसके बाद 1917 का जो अधिवेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। मैक्सिमम जो आपका अधिवेशन है ना, सबसे ज़्यादा अधिवेशन आपको कलकत्ता में हुआ है, 10 अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। तो आपको परीक्षा में पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी रेयर केस में कभी कभी पूछ देता है कि हाँ ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, जगह का नाम, तो उसको देखना है। बाकी अगर नहीं याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आपको अध्यक्ष पूछेगा और समय पूछता है। तो देखिए इसकी जो अध्यक्षता है वो एनी बेसेंट की थी। कौन? एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये प्रथम विदेशी महिला भी अध्यक्ष थी, ठीक ना। अगर ओवरऑल प्रथम महिला अध्यक्ष भी पूछेगा या फिर प्रथम विदेशी महिला भी अध्यक्ष पूछेगा तो यही थी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगला बाबू गया में हुआ था। तो ये बिहार का इंपॉर्टेंट है। 1922 में गया में आपको अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और स्वराज पार्टी का स्थापना आपको इसी अधिवेशन के तहत 1923 में किया गया था, ठीक। चलिए अगला सवाल है बाबू, मतलब अगला अधिवेशन है कि जो बेलगांव में 1924 में अधिवेशन हुआ था इसकी
इसकी विशेषता क्या है बाबू? तो इसकी विशेषता है कि महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। मैंने आपको गांधी युग वाले वीडियो में बताया था कि जो महात्मा गांधी है ये एकमात्र बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस का, और वो भी कब? बेलगांव 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। चलिए उसके बाद आगे है कि जो कानपुर का 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन है बाबू, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन आपको, ये अध्यक्ष इस समय सरोजनी नायडू थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो कि 1925 में, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं लाहौर का 1929 अधिवेशन, यानी 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था बाबू, और 31 दिसंबर 1926 को ये पारित किया गया था। और उसके बाद अगला जो 1930 आया था, 1929 के बाद 26 जनवरी 1930 को बाबू पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में ये लोग मनाए थे। और यही 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बाबू, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, इस वजह से उसको लागू नहीं किया गया कि बार बार अब हर चीज़ रोज़ थोड़ा झंडा आदमी फहराएगा, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक ना, इसी के आपको उपलक्ष्य में। उसके बाद अगला है बाबू जो कराची का अधिवेशन है, 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, ठीक ना। इसमें क्या हुआ था कि मूल अधिकारों की मांग शामिल थी। मूल अधिकारों का मांग किस अधिवेशन में शामिल था बाबू? तो कराची के अधिवेशन में, जो कि 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद बाबू फैज़पुर अधिवेशन भी 1937 का फैज़पुर अधिवेशन भी आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस एक गाँव में ये अधिवेशन हुआ था। एक गाँव में अधिवेशन हुआ था, बंगाल का एक गाँव है फैज़पुर, वही अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। जवाहरलाल नेहरू भी आपको 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्षता किया है। एक बार अध्यक्षता किया है, मैंने आपको लाहौर बता दिया, और एक बार अध्यक्षता किया है 1936 में ही अध्यक्षता किया है। उसके बाद 1937 जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1937, तो ये भी 3 बार किए हैं। उसके बाद अगला है अधिवेशन बाबू 1938 का हरिपुरा अधिवेशन बाबू, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। मैं जब आपको इकोनॉमिक्स वाला वीडियो बता रहा था, पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको बताया था कि जो NPC थी, यानी राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसका गठन इसी अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक ना। बाकी इस अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में। तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है बाबू, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस अधिवेशन की क्या विशेषता थी बाबू? कि इसमें जो था कि गांधी जी के प्रतिनिधि जो पटाभी सीतारामैया थे, इनको हटाया गया था, और गांधी जी से विवाद होने पर बाबू जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और बाद में बाकी समय के लिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि गांधी जी जो थे वो पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन इस जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन में पहली बार चुना हुआ था, तो कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो इस वजह से गांधी जी नाराज़ हो गए थे, लेकिन जब नाराज़ हो गए तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में ही। और जब वो इस्तीफा देते हैं तो आपको बचे हुए समय के लिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद आपका जो ये है 1946 का मेरठ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जब 1947 में इस्तीफा दे देते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ समय के लिए आपको ये अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बनते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मैंने आपको यहाँ पे समराइज करवा दिया, देख लीजिए। इसका PDF हालांकि मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, इससे बाहर आपको बहु परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है। वहाँ मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, जिसको जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चलिए पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बाबू लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बाबू? तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। देखिए कितना आराम से ये सब आ रहा है, यही सब परीक्षा में पूछता है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का नाम क्या था बाबू? वो जॉर्ज यूलो थे। अगर सेकंड अध्यक्ष पूछेगा अंग्रेज अध्यक्ष तो विलियम बेडरबन हो जाएंगे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया बाबू? तो आपको 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता आपको दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक। उसके बाद पहली बार राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस में गाया गया? तो बाबू किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर ने किया था, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों पुनः एक हो गए? तो आपको 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक ना। और इसमें आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो जाती है। उसके बाद अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया बाबू? तो किस अधिवेशन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889। क्या हो जाएगा? 1889। विलियम बेडरमन जिसमें था उसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक ना। आपको परीक्षा में पूछता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है,
अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बाबू यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट हो जाएगी, ठीक ना। अगला सवाल है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किए हैं? तो बाबू कितनी बार किए हैं? तो मात्र एक बार किए हैं, वो भी 1924 के आपको बेलगांव में आपको अध्यक्षता किए थे। चलिए अगला सवाल है कि 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बाबू किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक ना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बाबू? JB कृपलानी। देखिए यही सब पूछता है, अध्यक्ष पूछता है या बस समय पूछेगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो बाबू 3 बार की, मैंने आपको बताया 1929, 36, 37, ठीक। उसके बाद अगला सवाल है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तब किसने किया था बाबू? तो सुभाष चंद्र बोस ने, SC बोस ने, ठीक। अगला सवाल है किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुए? तो 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस का सबसे अधिक अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो सबसे अधिक आपको कोलकाता में हुआ था, मैंने आपको बताया कि 10 बार हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में कितने बार अध्यक्षता हुआ है बाबू? 10 बार। और वही मद्रास और बम्बई में 7-7 बार हुआ है, मद्रास और बम्बई में 7-7 बार अध्यक्षता हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया बाबू? तो कब आया बाबू गर्मपंथियों के प्रभावाधीन? तो आपको आया 1906 के बाद। चलिए अगला सवाल है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा? तो ये बाबू आपको लॉर्ड कर्जन कहा था। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन वहाँ कहा था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगला, कांग्रेस में दूसरी बार फूट किस अधिवेशन में पड़ी थी? तो बाबू 1918 के अधिवेशन में। 1918 के अधिवेशन में बाबू, मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी। उसके बाद अगला सवाल है कि गोपाल कृष्ण गोखल ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो मैंने आपको बताया 1905 वाराणसी जो अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उग्रवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? तो कहाँ हो गई थी बाबू? तो सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कुल कितनी महिलाओं ने की है? तो बाबू कितनी महिलाओं ने की है? तो 3 महिलाओं ने की है। 3 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। पहली 1917 में आपको कौन किया है? एनी बेसेंट। उसके बाद 1925 में कौन किया है? सरोजिनी नायडू। और 1933 में बाबू नलिनी सेनगुप्ता किया है। किसने किया है? नलिनी सेनगुप्ता। देख लीजिए 68 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 68 साल का। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक ना, 68 साल का गैप है। चलिए उसके बाद अगला सवाल है, कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था बाबू? तो कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव आपको बाबू महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन में कोई महात्मा गांधी नाम का चीज़ नहीं है, ठीक ना। अगला सवाल है कि कांग्रेस का 1896 कोलकाता अधिवेशन की विशेषता क्या थी बाबू? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की विशेषता की इसमें वंदे मातरम गाया गया था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वोटिंग हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वोटिंग हुआ था। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में कंप्लीट करा दिया। इससे बाहर आपको परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग टाइम लाइन को देखते हैं। टाइम लाइन अगर आप समझ जाइएगा ना तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। उसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे आपको गवर्नर जनरल वायसराय इसके बारे में भी देखेंगे। तो कम्प्लीटली आपको यहाँ से ख़त्म होगा, परेशान नहीं होना। इससे बाहर बाबू किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बिहार पुलिस तो छोड़िए, ठीक ना। चलिए टाइमलाइन देखते हैं, ठीक। देखिए बाबू 1885 में सबसे पहले बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बाकी 1905 में बाबू बंगाल विभाजन होता है। इसका निर्णय 20 जुलाई को लिया जाता है और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो परीक्षा में ये पूछता है, ठीक ना। ये टाइमलाइन है, मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब जैसे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइमलाइन भी आगे बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही बाबू स्वदेशी या फिर बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। तो आप इसको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में बाबू क्या होता है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। फिर उसके बाद 1907 में तो मैंने आपको बताया कि सूरत में बाबू कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हो जाता है सूरत में, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1909 में क्या होता है? तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आता है, जो कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात किया जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन आपको पूछेगा तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हो जाएगा। उसके बाद 1909 के बात किया जाए बाबू 1911 में क्या होता है? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। और उस समय जॉर्ज पंचम और मेरी भारत आए थे और राजधानी जो था वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया? तो कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। 1912 में ये आपको कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हो गया। जबकि जो अनाउंस था वो आपको दिसंबर 1911 में ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था। लेकिन राजधानी मतलब ओवरऑल कब बना? तो 1912 में। यानी जितने भी अनाउंसमेंट थे वो 1911 में ही हो गए थे, लेकिन आपका जो हुआ था काम वो 1912 में हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 1915 में बाबू 1915 में मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक। तो आप यहाँ तक समझ रहे हैं ना, यह टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है। सबसे पहले
1885 में जो घटनाएं घटी थी मैंने आपको बताया, 1905 में जो घटी उसको बताया, 1906 में जो हुआ, 1907 में जो हुआ, उसके बाद 1909 में हुआ, 1911 में हुआ, 1915 में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। और यही चीज़ आपको परीक्षा में पूछता है, ठीक ना। तो आप इसको एक बार देख लेंगे, PDF में इसको दे दूंगा, अपने हैंड राइटिंग में आप इसको नोट भी कर लेंगे, या फिर इसका जो PDF है ये 4 पेज है यहाँ मेनली, तो इसको आप प्रिंट आउट भी करा देंगे, तो परेशान नहीं होना है, आप एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा आपकी तैयारी, ठीक ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं 1916 में बाबू। तो 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है। मद्रास में एनी बेसेंट और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, ठीक ना। बाकी 1916 में ही लखनऊ समझौता के बारे में मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है और गर्म दल भी और नरम दल भी कांग्रेस का एक हो जाता है। उसके बाद 1917 में बाबू क्या होता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह शुरू करते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 में भी खेड़ा आंदोलन बाबू गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। उसके बाद 1919 में बाबू क्या होता है कि 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाया जाता है। जो रॉलेट एक्ट है इसको काला कानून गांधी जी कहते हैं। इसमें क्या था कि बाबू संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर दिया जाता था। तो इस मतलब जो रॉलेट एक्ट कानून था इसमें ये मेनली था कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार आदमी कर लेगा। चलिए तो इसी के विरुद्ध आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए फिर से समझा रहा हूँ आपको। 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को ये सब गिरफ्तार कर दिए थे अंग्रेज। तो इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग है पंजाब के अमृतसर में, तो वहाँ पर ये सभा किए थे कुछ लोग। तो जालियांवाला बाग जो सभा किए थे उसमें ओडायर ने अंधाधुंध गोलियाँ चला दी थी, तो जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक ना। जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बार बार परीक्षा में पूछता है कि कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर कब लौटाई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलिए अगला टाइमलाइन है बाबू कि 1919 के 22 के बीच बाबू खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा चालू किया जाता है। मैंने आपको गांधी युग में बताया था। उसके बाद 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को मैंने आपको बताया था कि चौरी चौरा कांड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन गांधी जी 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। ये यहाँ तक मैंने आपको बताया था। 1923 वाला भी टाइमलाइन आपको बताया था कि मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना बाबू इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। तो देखिए ये क्रम वाइज चल रहा है ना जी, परेशान नहीं होना है, आपको सब याद हो जाएगा। बस आप एक बार देखिएगा, वीडियो देखने के बाद फिर से अपने से लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा लिखने में, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, यकीन मानिए। चलिए अगला है 1924 में बाबू। तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, HRA की। उसके बाद 1925 में बाबू 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड होता है, ठीक ना। काकोरी ट्रेन डकैती कांड होता है, ट्रेन को ये लूट लेते हैं, जिसमें कि बाबू राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो आप इसको भी याद करना है। उसके बाद 1926 में बाबू भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1927 में बटलर कमीशन आता है। बटलर कमीशन आपको बेसिकली भारत सरकार व देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधारने के लिए आया था। उसके बाद 1928 में ही बाबू साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आता है जिसको व्हाइट मैन कमीशन बोलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें सभी के सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और 7 सदस्य थे, ठीक ना। तो इसी के विरोध में बाबू लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाठी से मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु कर देते हैं लाहौर में सॉन्डर्स द्वारा, ठीक। चलिए 1928 में बाबू आगे क्या होता है, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आता है। डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं मोतीलाल नेहरू के, आपको मतलब मोतीलाल नेहरू जो हैं वो नेहरू रिपोर्ट लाते हैं, डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं। और 1928 में ही बाबू बारदोली सत्याग्रह होता है गुजरात में। महिलाओं द्वारा जो सरदार पटेल की यही उपाधि दी जाती है, यानी जो वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि यह बारदोली की महिलाएँ देती हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया कि बाबू जो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है सॉन्डर्स द्वारा। तो इसी के चलते बाबू भगत सिंह जो है वो सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं लाहौर में 1928 में ही, ठीक ना। और भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा हुई थी ये आपको सॉन्डर्स की हत्या के कारण ही हुई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की आपको स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर करते हैं। तो चंद्रशेखर जो आज़ाद थे इनके मुख्य थे। उसके बाद 1929 में बाबू क्या होता है, लाहौर षड्यंत्र होता है। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में ये बम फेंकते हैं, तो इसको लाहौर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। ये 1929 में हुआ था। तो यहाँ तक मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया, आप इसको देख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगा, बाकी हम लोग पहले इसको देखते हैं। बाकी 1929 के बाद बाबू अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1930 में क्या हुआ था, तो मैंने आपको बताया था गांधी युग में कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक बाबू दांडी यात्रा चला था। नमक सत्याग्रह जो चला था दांडी यात्रा वो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। और 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी ने शुरुआत की। उसके बाद 5 मार्च 1931 को बाबू क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करते हैं। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, एक 1930, 1931, 1932। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था।
और तीनों आपको सम्मेलन में जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपको भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद 1931 में क्या हुआ था बाबू, तो 1931 में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। वो खुद को गोली मार लिए थे जब उनके पास मात्र एक गोली बचा था। तो उसके बाद 23 मार्च 1931 को बाबू भगत सिंह को फांसी हो जाती है। भगत सिंह के साथ 2 लोग को और फांसी होती है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो परीक्षा में पूछता है, तो इसका ट्रिक है भौसुरा। क्या है ट्रिक? भौसुरा। ट्रिक है भौसुरा। भौ से भगत सिंह, सु से सुखदेव और रा से राजगुरु, यानी तीनों को एक साथ फांसी हो जाती है। अगला है 1932 में बाबू, तो 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड आया था। और वही 24 सितंबर 1932 को बाबू पूना पैक्ट साइन हुआ था, पूना पैक्ट, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आगे टाइम लाइन में बाबू 1934 है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है जेपी नारायण, मीनू साहनी और एस एम जोशी द्वारा, ठीक ना। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ठीक। उसके बाद 1939 में बाबू फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में ही 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो आपको परीक्षा में अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो कब शुरू पहली बार मनाया गया, तो बाबू 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद 1940 में 24 मार्च 1940 को क्या होता है, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की ये मांग रखते हैं, जिन्हें द्वारा पाकिस्तान की मांग रखा जाता है। और पाकिस्तान जो शब्द है बाबू रहमत अली चौधरी ने दिया था, ठीक। उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो द्वारा लाया जाता है। तो ये भी आपको परीक्षा में पूछता है। उसके बाद आगे बात करते हैं जो 1942 में क्या हुआ था। तो 1942 में मार्च 1942 में बाबू क्रिप्स मिशन आया था, ठीक ना। क्रिप्स मिशन, जिसको कि पोस्ट डेटेड चेक बोले थे महात्मा गांधी जी, मैं आपको गांधी युग में बताया था। और 1942 में ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, ठीक ना। प्रस्ताव पारित 8 अगस्त को ही हो गया था, लेकिन शुरुआत 9 अगस्त को हुआ था। और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में बाबू करो और मरो का नारा दिया था, करो या मरो का। उसके बाद इसी 1942 में ही बाबू आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस जो है स्थापना करते हैं, गठन करते हैं, ठीक ना। उसके बाद 1943 में क्या हुआ था, तो 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की ये बाबू सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया, ठीक ना। तो यहाँ तक आप 1943 तक समझ गए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1944 में आते हैं। 1944 में बाबू क्या हुआ था, तो CR फार्मूला आया था। CR फार्मूला जो कि बेसिकली ये था कि जो कांग्रेस थे वो पाकिस्तान का समर्थन करेगी और मुस्लिम लीग जो थी वो आज़ादी का समर्थन करेगा। लेकिन जो जीना था इसको ये माने नहीं थे, जीना जो नहीं माने थे। अगला है कि जो 1945 है बाबू, तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था, जहाँ की सभी राजनीतिक दल एक जगह आई थी। उसके बाद 1946 में फरवरी 1946 में बाबू नौसेना विद्रोह हुआ था, INS तलवार के नौसैनिक द्वारा ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में मनाते हैं। मुस्लिम लीग के जो जीना है ये प्रत्यक्ष कार्यवाही, ठीक ना, कार्यवाही लिखा गया है, कार्यवाही होगा इसके रूप में, यानी डायरेक्ट एक्शन के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे है 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को बाबू अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें जो प्रधानमंत्री है नेहरू को बनाया जाता है। और 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आता है, जिसके तहत भारत का विभाजन होता है। और बाबू 15 अगस्त 1947 को अंत में हमारा जो देश है उसको आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको टाइम लाइन के हिसाब से सब कुछ कवर करा दिया। एक बार हम लोग अगर फिर से देखना चाहें तो जल्दी जल्दी में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये तो मैराथन क्लास है, तो देरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ना है ये है, कंप्लीट सब चीज़ करना ही है, ठीक ना। बड़ा टाइम लगता है ना जी, हाथों से मिटकाने में कैसे मिटेगा वो हम ही जानते हैं। मिटिक जी, ससुरा मिटिक वो नहीं करता। लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया। ला ये कैसे होगा, यही लॉक हो गया, बताओ। इसको हमको लॉक करना, यही लॉक हो गया। मैंने क्या बताया था आपको टाइमलाइन में, सबसे पहले बताया था 1885 में बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से एक बार समझ लेते हैं जल्दी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है, जिसका निर्णय 20 जुलाई को और शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी का विरोध के रूप में बाबू स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन 7 अगस्त को शुरू होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में बाबू कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हो जाता है सूरत में। उसके बाद 1909 में आपको सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में मार्लोमेंटो सुधार आता है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होता है। उस समय बाबू वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। जॉर्ज पंचम और जो मेरी वो भारत आए थे, और जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाता है। 1912 में सब जो चीज़ था वो अनाउंस 1911 में हुआ था। हालांकि यहाँ भी आपको बंगाल से बिहार अलग हुआ था, ठीक ना। उसके बाद आगे बात करते हैं 1915 में 9 जनवरी 1915 को बाबू गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए हैं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, मद्रास में एनी बेसेंट, पुणे में बाल गंगाधर तिलक। 1916 में ही लखनऊ समझौता होता है, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं, गर्म दल और नरम दल भी एक हो जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं गांधी जी, अहमदाबाद मिल मजदूर। 1918 खेड़ा आपको आंदोलन 1918। 19 मार्च 1919 को बाबू रॉलेट एक्ट आता है, जिसको काला कानून बोलते हैं, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था इसके तहत। उसके बाद 1919 में ही बाबू 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है।
1919 में ही आपको खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा शुरू किया जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। 5 फरवरी 1922 को आपको चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। उसके बाद 1923 में बाबू मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना किया। सचिंद्र सन्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया। काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ है बाबू 9 अगस्त 1925 को बेसिकली हुआ है, जिसमें इन लोगों को फांसी हुई है। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया। बटलर कमीशन 1927 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था, जो कि साइमन जो कमीशन था 1927 में इंग्लैंड से चला था और भारत पहुंचा था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट जो थे बाबू डोमिनियन स्टेट की मांग 1928 में की गई थी। बारदोली सत्याग्रह, जिसमें महिलाओं ने पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था 1928 में। भगत सिंह द्वारा सॉन्डर्स की हत्या कर दिया गया 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा 1928 में किया गया। लाहौर षड्यंत्र बाबू 1929 में ही ये घटना घटी थी। बाकी मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा चला था। गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 1931 में और भी बता दिया कि 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फांसी हुई थी। मैकडोनाल्ड कम्युनल ऑर्डर 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का आपको गठन जो 1934 में हुआ था आपको। उसके बाद मैंने आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में बता दिया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग 1940 में 24 मार्च को किया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को लॉर्ड लिथगो द्वारा लाया गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आपको बाबू 1942 में ही शुरू किया गया। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में ही आपको इसका गठन किया गया और आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में ही गठन किया गया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ भी बताया कि CR फार्मूला के बारे में। उसके बाद शिमला सम्मेलन के बारे में। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन आपको मार्च 1946 में आया था। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई की जिसमें मुस्लिम लीग मनाती है। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन नेहरू द्वारा किया जाता है। PM नेहरू उसमें होते हैं। उसके बाद 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना आता है, जिसमें भारत का विभाजन हो जाता है और अंत में हम लोग का जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया। ये अगर आपको याद हो गया होगा, एक सेकेंड पानी गिर गया, ये आपको अगर याद हो गया होगा तो फिर तो आपका जो तैयारी है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं अन्य प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं भी देख लेते हैं। जैसे कि जो 1897 है बाबू, 1897 में रैंड व एरेस्ट जो है, ये जो प्लेग अधिकारी थे, इनकी हत्या चापेकर बंधु द्वारा कर दी जाती है, जो कि चापेकर बंधु आपको दामोदर और बाल कृष्ण चापेकर थे। उसके बाद किंग्सफोर्ड पर बाबू बम फेंक देते हैं 1908 में खुदीराम बोस। तो ये भी आपको याद करना है, जिनको कि 11 अगस्त को फांसी हो जाती है। 11 अगस्त 1908 को इनकी फांसी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्नल वायली हत्याकांड। तो कर्नल वायली हत्याकांड बाबू मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वायली की हत्या कर देते हैं 1909 में। ये भी आपको परीक्षा में पूछता है। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 मैंने बताया ही। सॉन्डर्स हत्याकांड 1928 में मैंने बताया ही। सरदार भगत सिंह द्वारा लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है। ये भी आपको मैंने कवर करा दिया है। बाकी और आगे देख लेते हैं। चटगांव में बाबू, जो बंगाल के अभी ये वर्तमान में आपको बांग्लादेश में है, यहाँ शस्त्रागार की लूट कौन करते हैं? सूर्यसेन, जिनका आपका उपनाम मास्टर दा भी है, ठीक ना। तो इसको भी याद कर लेना है। बाकी बाबू लंदन में उधम सिंह द्वारा 1940 में जनरल डायर की हत्या कर दी जाती है। जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा की जाती है? उधम सिंह। कब? 1940 में लंदन में। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये भी आपको महत्वपूर्ण है। ये भी आपको परीक्षा में पूछता है, तो इसको एक बार फिर से हम लोग देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, जो प्लेग अधिकारी थे रैंड एम एयरस्ट, इसकी हत्या चापेकर बंधु द्वारा कर दी जाती है, ठीक ना। उसके बाद अगर खुदीराम बोस के बारे में बात की जाए कि जो खुदीराम बोस थे बाबू, वो खुदीराम बोस द्वारा आपको किंग्सफोर्ड पर बम फेंक देते हैं, ठीक ना। इसकी गाड़ी पर, हालांकि ये कनेडी की गाड़ी पर बम फेंकना चाहते थे, लेकिन ये उसमें वो नहीं बैठा था, ठीक। चलिए, सॉरी, ये उल्टा बोला गया। किंग्सफोर्ड पर वो बम फेंकने का प्रयास कर रहे थे, उसका हत्या करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कनेडी की गाड़ी पर बम फेंक दिए थे, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। इसलिए इनको 11 अगस्त को फांसी दे दी गई। उसके बाद लंदन में मदन लाल ढींगरा ने आपको कर्नल वायली की हत्या कर देते हैं 1925 में। मैंने आपको बताया है जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड होता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशराफ उल्ला खां और भी राजेंद्र लहड़ी और एक और लोग थे, उनको फांसी की सजा हो जाती है। बाकी सरदार भगत सिंह द्वारा आपको सॉन्डर्स की हत्या 1928 में कर दी जाती है। और सूर्यसेन यानी मास्टर दा द्वारा आपको चटगांव में शस्त्रागार की लूट 1930 में की जाती है। और उसके बाद उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर की 1940 में हत्या की है। तो यहाँ बेसिकली आपको जितने भी टाइम लाइन के रूप में चारों था, ये इसको मैंने पढ़ा दिया। इससे पहले हम लोगों ने कांग्रेस का अधिवेशन को भी ख़त्म किया, ठीक ना। हालांकि ये मैंने बहुत जल्दी ही ख़त्म करा दिया, मैं सोचा था कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देख लेते हैं और इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। भले 1-1 घंटा का हो, कितना भी हो, हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को तो देख ही लेंगे। चलिए
सवाल है बाबू कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक ना, अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे, इसलिए कि अभी हमारे पास समय अच्छा खासा है। ठीक ना, हम सोच रहे थे कि ये ससुरा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, इतना मैं इसमें ले लिया हूँ सब टॉपिक, इसलिए ना ऐसा इसलिए कि देखिए इसको लिखने में हमको लग गया है 1.5 घंटा, अच्छे से सभी जगह से लिखा हूँ तो 1.5 घंटा लग गया है। तो सोचा कि यार जब 1.5 घंटा लग गया लिखने में तो वीडियो बनाने में भी लग जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा सोच रहा था। बाकी चलिए जल्दी समाप्त हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बाबू, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था बाबू, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, 1887 में। ठीक, तो जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो शेरे पंजाब आपको लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। अगला सवाल है कि यह कथन किसका है कि मेरे ऊपर किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। तो ये बाबू लाला लाजपत राय की है। ठीक ना, जिस सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज कर दिया था तो इनकी हत्या हो गई थी लाहौर में। तो परीक्षा में ये भी पूछता है कि इनकी हत्या कहाँ हुई थी, कहाँ लाठीचार्ज हुआ था, तो लाहौर। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था। तो जो भगत सिंह का जन्म है वो बाबू लायलपुर जिले के बंगा गांव में। कौन सा गांव, बंगा गांव में। उस समय भारत के पंजाब प्रांत में ये पड़ता था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो जिला अगर पूछेगा तो लायलपुर जिला हो जाएगा, और गांव पूछेगा तो बंगा गांव हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है बाबू, तो शहीद आजम के नाम से बाबू भगत सिंह जाने जाते हैं। कौन, भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, तो कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था बाबू, तो वो दिया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। उसके बाद आगे है 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी इंडिया हाउस, इसको इंडिया हाउस में बोलते हैं और इंडियन होम रूल सोसाइटी बोलते हैं, इसकी स्थापना कहाँ की थी, लंदन में की थी। और कब की थी, तो 1905 में। किसने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा। यहाँ से 4-5 सवाल बनता है तो मैंने एक ही में ले लिया, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इसको हम वो नहीं किए हैं क्या है भाई, चलो इधर हट। चलिए 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की, तो लंदन में की। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव किसको बनाया गया था, तो बाबू जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था इसके सचिव को जॉर्ज एरुवेंडल को बनाया गया था। ठीक ना, एरुवेंडल। अगला है गद्दर पार्टी का केंद्र कहाँ था, तो गद्दर पार्टी का बाबू केंद्र सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में वही था। और गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने 1913 में इसकी आपका स्थापना करते हैं। बाकी जो इसका अध्यक्ष हैं वो सोहन सिंह फागना थे, और कोषाध्यक्ष काशीराम। परीक्षा में कोषाध्यक्ष पूछता है तो इसको भी याद कर लेना है। चलिए आगे है युगांतर दल के नेता कौन थे बाबू, तो युगांतर दल के नेता आपको वीरेंद्र कुमार घोष थे। वीरेंद्र कुमार घोष युगांतर दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल है अफगान में अंतरिम सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया, तो अफगान में अंतरिम सरकार का गठन आपको राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया है। राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा आपको अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कर मत दो आंदोलन किससे संबंधित है बाबू, तो स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन जब वो हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था तो उसी समय चलाए थे। चलिए अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई थी। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 2 कमेटियाँ गठित हुई थी। एक कांग्रेस द्वारा कमेटी गठित की गई थी और आपको एक ये अंग्रेज द्वारा कमेटी गठित की गई थी। ठीक ना, तो ये दोनों कमेटियों का आपको याद करना है। तो बेसिकली जो कांग्रेस द्वारा कमेटी गठित की गई थी इसकी नाम तहकीकात कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी किए थे। यानी जो इसके अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे, और इसके प्रमुख सदस्य भी नेहरू जी थे, महात्मा गांधी भी थे। ठीक ना, बाकी जो इनका हंटर आयोग था यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर आयोग ये अंग्रेज लोग लाए थे, इसमें कितने भारतीय सदस्य शामिल थे, तो बाबू 3 भारतीय शामिल थे। कुल 8 सदस्यों का ये कमेटी थी हंटर आयोग, जिसमें 3 भारतीय थे और जो 5 जो थे वो अंग्रेज थे। तो अगर 3 भारतीय अगर पूछ देता है तो एक था चिमनलाल सीतलवाड़ थे, एक साहबजाद सुल्तान अहमद थे, और एक आई थिंक कोई नारायण करके थे, जगत नारायण या कुछ ऐसे करके थे। ठीक ना, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में किसने भाषण दिया एवं राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, तो बाबू वो कौन फहराया, तो मैडम भिकाजी कामा ने। कौन, मैडम भिकाजी कामा ने। और जो मैडम भिकाजी कामा है इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक ना, और ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किससे संबंधित है, तो वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक, वीरेंद्र कुमार घोष से संबंधित है। ठीक ना, चलिए टाइपिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, जैसे कल अकसेरुकियो की जगह कसेरुकियो हो गया है, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत टाइपिंग हो जाता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि मैं जो भी टाइपिंग करता हूँ तो हिंदी में तो मुझे पहले नंबर तो टाइपिंग आता नहीं है,
दूसरी चीज़ मेरे पास कोई व्यवस्था है नहीं टाइपिंग का, और ना कोई टाइपराइटर है, तो मैं खुद मुंह से बोलता हूँ। कोई देखिए, अब इस वीडियो को बनाने में 5 से 6 घंटा लग गया, इसलिए कि सब चीज़ कवर कराना था, तो मैं मुंह से बोला हूँ। तो जो मुंह से नहीं बोलने पर लिख देता है, जैसे मान लीजिए मुंह से बोलना है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, तो वो लिख दिया। अब लाल कुर्ती की जगह फुर्ती लिख देगा, कब आंदोलन की जगह आकोलन लिख देगा, तो इसको सुधारना रहता है, इसलिए समय लग जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आपको देख लेना है। बाकी आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो बाबू 1920 में एन एम जोशी द्वारा की गई थी। ठीक। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, तो लाल कुर्ती आंदोलन बाबू खान अब्दुल गफर खान थे, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक ना, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक, ये बेसिकली 1929 से 30 के बीच चली थी। ठीक ना, उत्तर पश्चिमी भारत में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत मिली थी, तो बाबू आपको 1935 अधिवेशन के तहत 11 राज्यों में चुनाव कराया गया था, जिसमें कि 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिली थी, 3 राज्यों में वो गठबंधन की सरकार बनाई थी, यानी टोटल 8 राज्यों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक ना, बाकी जो तीन जो राज्य में गठबंधन बना था वो पूछता है परीक्षा में, एक था बंगाल, एक फिर था पंजाब और फिर था सिंध, यानी बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। बाकी 5 राज्यों में आपको 5 जो प्रांत है वो उसमें बहुमत मिला था। टोटल 8 राज्यों में यानी 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक। अगला सवाल है कि भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बाबू भारतीय जो किसान सभा है इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो किए थे शाहजानंद सरस्वती। ठीक ना, 1936 में शाहजानंद सरस्वती किए थे। और वही महासचिव के बारे में पूछ देगा तो NG रंगा थे। ठीक। चलिए आगे बात, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो खुफिया रेडियो है उसके लिए प्रसिद्ध कौन हुआ था बाबू, तो उषा मेहता हुई थी। ठीक ना, उषा मेहता। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था, तो जो भारतीय सिविल सेवा है उसमें चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो AO, मैंने आपको बताया था कि ये आगे आएगा सवाल, आ गया। ठीक। अगला सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बाबू कौन थे, तो वो कौन थे, तो आपको दादा भाई नौरोजी जी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अगर परीक्षा में आपको पूछ देगा कि ये किस पार्टी से थे, तो लिबरल पार्टी से थे, फिनसौरी में चुनाव जीते थे और वहाँ से ये MP बने थे। अगला सवाल है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, तो बाबू अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अबुल है, अब्दुल नहीं। ठीक ना, अबुल कलाम आज़ाद जो है ये अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किए थे। बाकी अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे युवा कांग्रेस का वो भी थे, अध्यक्ष थे, यानी कांग्रेस अधिवेशन का सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे ज़्यादा ये रहे थे भी। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बाबू महाराष्ट्र में गणपति उत्सव करने का जो है श्रेय किसको दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक ना, गणपति उत्सव। और उसके बाद अगर परीक्षा में आपको शिवाजी भी पूछ देगा, शिवाजी उत्सव, तो शिवाजी उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला सवाल है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो बाबू बिहार बंगाल से आपको 1912 में हुआ, जब आपका जो बंगाल विभाजन था उसको जब रद्द कर दिया गया, तो 1911 में अनाउंस कर दिया गया और 1912 में ये सब चीज़ हो गया। वहाँ उस समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भी हो गई थी, तो ये 1912 में हो गया बेसिकली। अगला सवाल है, वरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका क्या नाम था, तो अनुशीलन समिति थी। कौन सी, अनुशीलन समिति। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो किसने कहा था बाबू, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला सवाल है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और इनको ये कौन कहा था, तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक ना, इनसे ये केस लड़े थे जब 1918 का अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय ये सारी चीज़ें हुई थी। चलिए डीप में ज़्यादा नहीं जाना है। अगला सवाल है, कामागातमारू जो प्रकरण है ये बाबू ये क्या है, तो जो कामागातमारू प्रकरण है ये बेसिकली कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ का नाम है। ठीक ना, 1914 में कनाडा की यात्रा पर एक जहाज़ निकला था और इस जहाज़ को गुरुदत्त सिंह ने किराया पर लिया था। तो वहाँ ये जा रहे थे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से। आपको परीक्षा में 2-3 चीज़ पूछता है, तो ये कलकत्ता कर रहे हैं, कोलकाता उस समय कलकत्ता नाम था, तो बजबज बंदरगाह, कौन बंदरगाह, बजबज बंदरगाह, और कौन थे, गुरुदत्त सिंह थे। यही से ये गए थे, तो कनाडा में इसको उतरने नहीं दिए थे, तो वहाँ से लोग आए थे, तो उसी को कामागातमारू प्रकरण कहते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो द्वारा बाबू हैदराबाद को मिलाया गया था। अगला सवाल है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि जो है बाबू चित्तरंजन दास, देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी, चित्तरंजन दास। और वही दीन बंधु की उपाधि, तो दीन बंधु को उपाधि जो CF एंड्रूज को दिया जाता है। कभी कभी बंग बंधु भी पूछ देता है, तो बंग बंधु की उपाधि आपको शेख मुजीबुर रहमान को, कौन, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक ना, चलिए
याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए, अगर आप इसको कंफ्यूज होते हैं इसमें तो देशबंधु, देखिए देशबंधु में देश आता है और चित्तरंजन में चिंता आता है, तो देश की चिंता हमारे ही देश के लोग करेंगे, तो आप इसको कोऑर्डिनेट करके याद कर सकते हैं। आगे कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो बाबू अब्दुल कलाम आज़ाद। मैंने अभी आपको बताया है अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे, और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है, तो इकबाल हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, ये किसने लिखा था, तो इकबाल जी ने। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा बाबू भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद अगला सवाल है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो मैंने आपको बताया था जब टाइमलाइन वाला बता रहा था कि उसमें जो अंग्रेज थे, जो सदस्य थे, वो सभी सदस्य थे। और कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो बाबू महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, तो किसने बनाई, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। चलिए, अगला सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया था उसमें प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया था, विनोबा भावे। वही दूसरी जो सत्याग्रही है उसके रूप में किसको चुना गया था, तो बाबू दूसरी सत्याग्रह के रूप में पंडित नेहरू को चुना गया था। मैंने आपको गांधी युग में भी बताया था, जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में आपको बता रहा था, जो पवनार में, महाराष्ट्र के पवनार में शुरू हुआ था। और तीसरा के रूप में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो बताइए, नहीं तो मैं ही बता दे रहा हूँ, ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन थे, ब्रह्मदत्त, ठीक ना। तो आप इन तीनों को याद कर लेना है, ठीक ना, तीनों को आपको याद कर लेना है। चलिए, अगला सवाल है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन बाबू आपको विनोबा भावे ने शुरू किया था। उसके बाद बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी आपको स्थापना 1784 में की जाती है, इसके प्रवर्तक थे तो सर विलियम जॉन्स ने आपको बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में करते हैं। चलिए, अगला सवाल है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था, जेम्स सिक्की ने, ठीक, जेम्स सिक्की ने शुरू किया था। अगला सवाल है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया, तो कौन विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। यह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह इसको माना जाता है, सन्यासी विद्रोह को, ठीक ना। अगला सवाल है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है, यानी गोदान और गबन किसकी रचना है बाबू, तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। उसके बाद आगे बात करते हैं, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले आपको अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ठीक ना, अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले संबंधित है। उसके बाद कुछ संस्थाएं हैं, इनके संस्थापक के बारे में पूछ देता है, तो उसको भी देख लेते हैं। युवा बंगाल आंदोलन बाबू 1826 के संस्थापक डिरोजिये थे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 के जो संस्थापक है बाबू दादा भाई नौरोजी हैं। इंडियन सोशल कांग्रेस 1887 के आपका स्थापना एमजी रनाडे द्वारा किया गया है। अभिनव भारत संघ जिसकी स्थापना 1904 में बीडी सावरकर किए हैं। अनुशीलन समिति 1907 में जिसकी स्थापना वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा किया गया है। उसके बाद बालिका विद्यालय सबसे पहले 1851 में मैंने आपको बताया था ज्योतिबा फूले द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी या साइंटिफिक हो गया, साइंटिफिक होगा, देखिए यही सब थोड़ा बहुत छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है। तो साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान द्वारा। इंडियन लीग 1875 में बाबू शिशिर कुमार घोष द्वारा। वेद समाज 1867 में केशव चंद्र सेन द्वारा। और देव समाज 1867 में बाबू शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा आपको इसकी बेसिकली स्थापना किया जाता है। ये सभी संस्था थी और इनका स्थापना वर्ष भी है और इनके संस्थापक भी है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। यहाँ हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग का आखिरी टॉपिक बच जाता है इस वीडियो में, वो है आपको गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब। तो देखिए यहाँ मैंने आपको क्रम वाइज लिखा है कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का जो वायसराय है, उसके बाद आगे स्वतंत्र भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल, ऐसे कैसे, ठीक ना। देखिए तो बाबू सबसे पहले भारत जो बंगाल है उसका गवर्नर कौन था, तो प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और अंतिम कौन गवर्नर था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ से इसके बाद से ये जो बंगाल का गवर्नर है इसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का जब गवर्नर जनरल कर दिया गया तो जो अंतिम ये वारेन हेस्टिंग्स था ये प्रथम हो जाएगा, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। और उसी रूप में बाबू आपका अंतिम जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिक हो जाएगा, ठीक ना। आई होप इस बात को समझ रहे होंगे। तो जब ये विलियम बेंटिक था तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था बेसिकली इसको मैं आपको जब बताया था 1833 वाला अधिनियम जब बताया था आपको, जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया, ठीक ना। तो एक ही चीज़ को मैं 2 बार 3 बार बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि आप याद नहीं करते हैं फालतू का। तो देखिए जो विलियम बेंटिक था तो इसके तहत बाबू जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसको भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का इसको भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगेगा। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा। वही अंतिम कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए
चलिए ठीक। अब देखिए जो आपको 1858 का अधिनियम आया था उसके तहत बाबू जो भारत का गवर्नर जनरल है इसको भारत का वायसराय अब कहा जाने लगा। तो भारत का वायसराय कहा जाने लगा तो उस समय अंतिम जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, तो अब इसको वायसराय कहा जाने लगेगा। यानी कहने का अर्थ है कि प्रथम भारत का वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और वही सबसे अंतिम भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। और उसके बाद अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। कौन, सी राजगोपालाचारी। तो आप इसको आप आई होप समझे होंगे। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू की तरफ आपको समझा दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं समझाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ऐसा है ना कि ना समझे, इसलिए कि मैं अपना 100% देने का कोशिश करता हूँ और दे भी रहा हूँ। ठीक ना, मुझे सोए हुए अच्छे से लगभग 10 दिन हो गया, लगभग अच्छे से, इसलिए कि नाइट मेरी ड्यूटी रहती है, नाइट में ड्यूटी करता हूँ और दिन भर मैं PDF बनाने में ये सब करने में रह जाता हूँ। तो समझिए आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन भले आप मेरे लिए मेहनत ना करें। आपको मैं बोला हूँ कि आप बस एक लोग भी 5-5, 10-10 सब्सक्राइब अपने दोस्तों से करवाइएगा, लेकिन छोड़िए, बोलना बेकार है। देखिए बंगाल का जो गवर्नर है बाबू, मैंने आपको क्या बताया, जो बंगाल का गवर्नर है जो प्रथम रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे, अंतिम वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, और वही आपको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। तो जो ये वारेन हेस्टिंग्स थे वो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा, और अंतिम इसमें विलियम बेंटिक हो जाएगा। और यही जो विलियम बेंटिक है बाबू, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा, और अंतिम में लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और यही जो लॉर्ड कैनिंग है ये भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा, और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय हो जाएगा। और वही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, जो अगर भारतीय यहाँ जोड़ देगा, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल है कौन है, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि गवर्नर जनरल से आपको परीक्षा में पूछता है, 1 घंटा के अंदर हम लोग निपटा दिए। बहुत बढ़िया, मैं अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस में मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि 1 घंटा के अंदर ही निपटा दिया इस मैराथन क्लास को। मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये मैराथन लगभग 2 घंटा चलेगा। ठीक ना, और आई होप जल्दी जल्दी मैंने नहीं किया होगा, समझाने का कोशिश किया है। कुछ छूट तो नहीं गया है ना ससुरा, इतना जल्दी कैसे हो गया। देखें ये हो ही गया, एक बार देख लेते हैं। ठीक ना, छूट गया होगा तो फिर बाद में वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, जोड़ो, ये सब मज़ा नहीं आता है हमें। एडिटिंग आती भी नहीं है, घबरा जाएगा। तो इसको बता दीजिए, बेसिकली यही सब है, ये है मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर मान लीजिए कभी छूट भी गया तो हम अगले वीडियो में बता देंगे, परेशान नहीं होना। ठीक, चलिए देखिए बंगाल में द्वैत शासन किसने चलाया था बाबू, तो बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन चलाया था। कब चलाया था, मैंने आपको बताया था 1765 में। कब चलाया था, 1765 में। ठीक, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो पेंसीटाट था। कौन था, पेंसीटाट। ये जितने भी मैं गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। तो 10-15 क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक ना, टेलीग्राम पर आप इसका PDF देख सकते हैं। मैं क्लास के कुछ देर बाद PDF बनाने में समय लगता है, अभी इसको फिर फोटो खींचो, उसको एडिट करो, फिर काटो, क्रॉप करो, ये करते करते थोड़ा सा 10-15-20 मिनट 25 मिनट लग जाता है। टेक्निकल आदमी नहीं हूँ थोड़ा, तो उसको मैनेज करते रहिए, बाकी आप क्लास देखिए। ठीक, चलिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अरे क्वेश्चन तो सबको कराने आता है भाई, हम भी 100 को क्वेश्चन करा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चन में लड़ेगा यही जो मैं बता रहा हूँ। और इसको याद करना है, अगर आपको नौकरी लेना है तो आप 20 घंटा पढ़िए ना। मैं कल अपना टेलीग्राम पर डाला था ना, अपना जो मैं बिहार SI मेंस का 2446 पोस्ट का मैं जब मेंस दिया था, भले ही वो मैं दौड़ में छट गया, तो कहने का अर्थ है कि जब मेंस दिया था देख रहे थे 20 घंटा का मेरा रूटीन था, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा हूँ। और जहाँ भी जिस भी पोस्ट पे मैं हूँ और जितने भी मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं उसमें मेहनत मैंने किया है। मुझे लगा कि हाँ एग्ज़ाम है तो बस टालना नहीं है एग्ज़ाम को। और ये जो फालतू के आप लोग इस सब चक्कर में हैं सेटिंग फेटिंग, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो हालांकि बनाने वाला हूँ, परेशान नहीं होना है। अरे पढ़ने वाले लड़के का हमेशा रिजल्ट होता है। ठीक ना, जब ये कौन सा आया था जी, हमको भुला 11,880 से पहले एक और पोस्ट आया था, हमको याद नहीं आ रहा है, उसमें मेरा रिजल्ट हुआ था बिहार पुलिस में। तो मतलब उस समय भी बहुत चोरी हुआ था, सुन रहे थे कि 92 नंबर ला दिया, 90 नंबर मार के है, ये किया। फिर भी हम पढ़ कर गए थे, उस समय शुरुआती में थे, फिर भी मेरा रिजल्ट हुआ था। भले दौड़ नहीं पाए थे हम, दौड़ में बड़ा कमज़ोर हैं हम। ठीक ना, लेकिन आपको रिजल्ट हुआ था। तो कहने का अर्थ है कि पढ़ने वाले लड़के का हमेशा रिजल्ट होता है। अगला सवाल है कि 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था, तो बाबू किसके समय, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक ना, बंगाल गजट। चलिए अगला सवाल है द्वैत शासन को समाप्त कर न्यायिक प्लान बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने लाया था, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1765 था, 1765 से 1772 के बीच चला था आपको ये द्वैत शासन। ये आपको बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, और 1772 में कौन समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद इसने जुडिशियल प्लान लाया। उसके बाद अगला सवाल है सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कार्नवालिस को, लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो बाबू वो भी कार्नवालिस ने किया था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल की समाधि भारत के गाजीपुर में है, तो कार्नवालिस की आपको समाधि जो है भारत के गाजीपुर में है। अगला सवाल है सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि सहायक संधि के जन्मदाता है लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। और मूलतः आपको कि इसका शुरू करने का श्रेय, यानी सबसे पहले
पहले कौन शुरू किया था वो आपको बताना है, मैंने आपको बताया था, ठीक ना। अगर याद होगा तभी बताइएगा। अगला सवाल है कि स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था, तो कौन कहता था, लॉर्ड वेलेजली कहता था। मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि कमेंट में आप कीजिए, तो उसको आप लोग बताइए, ठीक ना, लजाइए मत। नहीं आ रहा है तो तब लिख दीजिए सर हमको नहीं आ रहा है, ऐसे मज़ा नहीं आता। अगर हम पूछ दिए 500 600 700 लड़के देख रहे हैं तो 700 में 100 150 भी तो कमेंट कीजिए। जैसे मैंने बताया था कि जो सहायक संधि है इसका जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली है, इससे भी पहले सहायक संधि कोई शुरू किया था जिसका श्रेय दिया जाता है उसको, तो बताया था। अगर याद है तो लिखिए, और नहीं याद है तो लिखिए सर हमको नहीं याद है, हम पढ़ने वाले नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम गधा हैं, इसको भी लिखिए आप कमेंट में, ठीक ना। मेहनत हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटा 9 घंटा वीडियो बनाने में लग रहा है, एक वीडियो बनाने के पीछे मेहनत लग रहा है, और आपको 1 घंटा की वीडियो से याद नहीं हो रहा है। तो एक कोई चूल्हा में पानी लीजिए, उसमें अपना किया डुबा दीजिए, मर जाइए, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो अगला सवाल है संगोली की संधि कब हुआ था, तो संगोली की संधि बाबू 1816 में हुआ था। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ठीक ना, लॉर्ड हेस्टिंग नेपाल से बेसिकली हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है कि सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा आपको सती प्रथा, ये बार बार परीक्षा में पूछता है, तो इसको आप लोग समझ जाइए कि सती प्रथा और जो ठगी प्रथा है इसका जो अंत है वो लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा किया गया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। किसको, चार्ल्स मेटकॉफ को। नरबली प्रथा का दमन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा नरबली जो प्रथा है इसका दमन हुआ था। हड़प नीति यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। सबसे पहले भारत में रेल शुरू हुआ था 1853 में, किसके समय, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। पंजाब विलय बार बार परीक्षा में पूछता है, पंजाब विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, अगला है भारतीय दंड संहिता की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी, तो भारतीय दंड संहिता यानी जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, इसकी जो स्थापना है वो भारत आपको लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, ठीक ना, 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। उसके बाद किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर की गई, तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है आपको पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर की गई थी ना। और प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, आपको पता होना चाहिए। जब ज्योग्राफी में बताऊंगा, 1-2 दिन में ज्योग्राफी को खत्म भी कर दूंगा, परेशान नहीं होना है, तो इसको समझाऊंगा। चलिए अगला सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसके समय लगाया गया, तो लॉर्ड लिटन के समय, ठीक ना। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन, मैंने आपको बताया था पॉलिटी वाले क्लास में। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय। विश्वविद्यालय अधिनियम आपको लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में पारित हुआ। बंगाल विभाजन रद्द किसके समय हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक ना। चौरी चौरा कब हुआ था, 1911 में, मैंने टाइमलाइन वाले में बताया था। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। कौन था, लॉर्ड रीडिंग। पुना पैक्ट समझौता के समय बार बार परीक्षा में पूछता है कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन। लड़के क्या मार देते हैं, लड़के मार देते हैं लॉर्ड इरविन। इरविन नहीं मारना है, क्या मारना है, वेलिंगटन, अगर परीक्षा में पूछा तो। अगला सवाल है कि 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था, तो जब क्रिप्स प्रस्ताव आया था बाबू तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कुछ और बच गया है, ये आपको बाबू प्रमुख पुस्तक समाचार पत्र यही सब है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, 1 घंटा से तो पहले खत्म हो जाएगा। चलिए मज़ा आ गया। चलिए अगला है कि बाबू जो राजा राम मोहन राय द्वारा इनका जो पुस्तक है संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा में इन्होंने लिखा था समाचार पत्र। मिरात उल अखबार जो है फारसी भाषा में, ये परीक्षा में पूछता है तो इसको देख लेना। राष्ट्रगुप्तुर बाबू दादा भाई नौरोजी। अभ्युदय लीडर जो है मदन मोहन मालवीय। केसरी और द मराठा है बाबू जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केसरी और मराठा किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष द्वारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशन इन मेकिंग बाबू ये किसको द्वारा है, नेशन इन मेकिंग किससे संबंधित है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। कॉमरेड और हमदर्द ये अलग अलग है, कॉमरेड और हमदर्द ये दोनों बाबू मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट द्वारा, बार बार परीक्षा में पूछता है एनी बेसेंट द्वारा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इसको याद कर लेना है। अमृत बाजार पत्रिका बाबू शिशिर कुमार घोष द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे है केशव चंद्र सेन द्वारा बाबू वाम बोधनी बाबू केशव चंद्र सेन द्वारा। भवानी मंदिर मैंने आपको पत्रिका बताया था कि वरिंद्र कुमार घोष द्वारा। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है बाबू ये राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नील दर्पण जो है बाबू ये पुस्तक, नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र द्वारा। आनंद मठ बाबू बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त द्वारा। और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिचंद्र द्वारा। तो ये बेसिकली इसका मिल जाएगा PDF, आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करने वाली चीज़ है तो इसको मैं आप कैसे इसको बताऊँ, जो याद वाली करने वाली चीज़ होती है ना, यानी जो रटने वाली होती है थोड़ा सा, तो उसको आपको याद ही करना है, ठीक ना। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग जियोग्राफी पढ़े या फिर हिंदी पढ़े, इसलिए कि हम लोग का साइंस भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग का साइंस भी कंप्लीट हो गया ना जी, तो साइंस भी कंप्लीट हो गया है, जियोग्राफी भी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी भी हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, इकोनॉमिक्स भी हो गई हैं। तो बच गया है जियोग्राफी, बच क्या गया है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बच गया है जियोग्राफी हम लोग का बच गया है।
उसके बाद आपको मिसलेनियस यानी विविध का कुछ टॉपिक्स बच गए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स बच गए हैं और हिंदी बच गया है, हिंदी और इंग्लिश, यही ना बाबू। जो आप मैथ पूछ रहे हैं तो मैथ के लिए मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा मैथ। देख लीजिए, मैं 2-3 वीडियो मेरा यूट्यूब पर होगा मैथ का, कितना ज़बरदस्त मैंने कराया था मैथ, जब SSGD के लिए करा रहा था। तो नहीं है सुविधा ना, तो सुविधा के नहीं है, इस वजह से मैं नहीं करा पा रहा हूँ। नहीं तो अगर सुविधा रहता तो एक क्लास में पूरा मैराथन क्लास में पूरा बिहार पुलिस का 4 घंटा 5 घंटा अगर वीडियो मैथ का करा दूँ ना, तो उससे बाहर बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये जो चीज़ें इतनी बच गई हैं आप इसमें बताइएगा। दो हम लोग शुरू करेंगे और 2 को 2 दिन में ख़त्म करेंगे, बाकी जो 2 बच जाता है उसको हम लोग अगले 2 दिन में, यानी टोटल आपको 4 से 5 दिन में हम लोग बिहार पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 1 तारीख से पहले 3-4 दिन और बच जाता है, 1 तारीख से पहले बच ही जाएगा, तो हम लोग कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज भी करेंगे। और उसके बाद जिसका 7 और 15 तारीख को है तो वो खूब पढ़िए, कबार का पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका होने वाला है। ठीक ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये कहना भूल गए थे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।